हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में मध्य प्रदेश के इतिहास संस्कृति का आज हम 7वां भाग पढ़ने वाले हैं। मैंने इसके पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आपको विज्ञान के मौलिक सिद्धांत कवर करवाए हैं, अलग अलग कवर करवाए हैं, जैसे कि भौतिकी का अलग, रसायन का अलग, जीव विज्ञान का अलग। ये एन सीरीज़ है प्री क्रैश कोर्स के लिए, ये एन सीरीज़ है और ये एन सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लास्ट टाइम 2020 के समय सी सीरीज़ चलाई थी मैंने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रही थी, इसलिए ये एन सीरीज़ चलाया है मैंने। अभी इसके 6 वीडियो हुए हैं, प्लेलिस्ट में आपको एन सीरीज़ के नाम से मिल जाएगा। एम सीरीज़ जो है वो मेंस के लिए है और एन सीरीज़ जो है वो प्री के लिए है। तो आप लोग एन सीरीज़ पूरी ज्वाइन कीजिएगा, इससे आपका पूरा का पूरा प्रीलिम्स बिल्कुल निःशुल्क तैयार हो जाएगा। और ये जो देख रहे हैं आप, जिससे ये मैं पढ़ा रही हूँ यूनिट 1, ये मेरे एमपीपीएससी प्री के नोट्स की बुक, पहली बुकलेट है। यूनिट 1 के नाम से ये आती है। यूनिट 1 से यूनिट 10 तक आपको टोटल 12 बुकलेट मिलती हैं और इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर रहता है। अगर आप प्रीलिम्स या मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मेंस के नोट्स हैं, इसीलिए प्री का जो नोट्स रहता है, प्री की कुछ यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है, जैसे कि यूनिट 7 हुई, यूनिट 9 हुई, तो उनको पूरा हैंड रिटन कवर किया है। साथ में जो टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद नहीं होंगे, उनको सरल भाषा में हैंड रिटन लिखा हुआ है। इसका पहला भाग अगर आपने नहीं देखा हो, भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास, कला, संस्कृति का, जिसमें मैंने प्राचीन जो पुरातात्विक प्राग ऐतिहासिक काल जो मध्य प्रदेश कालीन चीज़ें हैं, मध्य प्रदेश कालीन स्थल है, वो मैंने कवर करवाया है N6 में। आज हम N7 में उसके आगे का भाग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं जबलपुर तक। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का अनुश्रुतिगम्य इतिहास, मतलब मध्य प्रदेश का ऐसा इतिहास जो हमने सुना है, जिसकी हमको लिखित जानकारी नहीं है, वो इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश को इतिहास को जानने के जो साधन थे वो थे वेद, पुराण और महाकाव्य। ये मध्य प्रदेश नहीं, पूरा हम भारत का इतिहास भी जाने तो यही एक साधन थे 6वीं शताब्दी में। इनमें मध्य प्रदेश के परंपरागत इतिहास की जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम मनु वैवस्वत के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे प्री के नोट्स लिए होंगे तो जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो प्री की पहली वाली बुकलेट उठा लीजिएगा और जो मैं बोलती जाऊँ, फिर जब पहले मुझे सुनिएगा, फिर उसको एक बार क्लियर कर लीजिएगा, ताकि आपके ये वाला टॉपिक क्लियर होता जाए। तो मनु वैवस्वत क्या है? हिंदू धर्म के अनुश्रुतियों के अनुसार मानव जाति का प्रथम पुरुष कौन है? मनु है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके यूनिट 1 के लिए भी और यूनिट 2 के लिए भी, जो भारत का इतिहास है। तो हिंदू धर्म के अनुश्रुतियों के अनुसार मानव जाति का प्रथम पुरुष कौन थे? मनु थे। कौन थे? मनु थे, ध्यान रखिएगा। अगला फैक्ट है, भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संध्या से हुआ था। किससे हुआ था? भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संध्या से हुआ था। संध्या ने वैवस्वतु मनु और यम नामक 2 पुत्रों और यमुना नामक पुत्री को जन्म दिया था। संध्या ने किसको जन्म दिया था? एक तो वैवस्वत मनु को और यमराज नामक, मतलब यम जो यमराज हैं उनको जन्म दिया था, और उन्होंने एक पुत्री को भी जन्म दिया था जिसका नाम था यमुना। यही विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु कहलाए। यही विवस्वान कौन कहलाए? सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु कहलाए। अनुश्रुतियों के अनुसार मनु वैवस्वत के समय ही विश्व व्यापक बहुत तेज बाढ़ आई थी। जो मनु वैवस्वत थे जिस समय धरती पर, तभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, जिसमें मनु वैवस्वत ने भगवान विष्णु की मत्स्य अवतार की सहायता से नौका के माध्यम से मनुष्य एवं जीव जाति को बचाया था। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी। वैदिक काल में मनु वैवस्वत के पुत्र कुरुस ने कारुष वंश, अब यहाँ से आपका मध्य प्रदेश आ गया। जो कारुस वंश है हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि कारुस वंश कौन सा वंश हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं, बहुत सारे वंश दे देंगे। अगर आपने कारुस वंश नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि मनु वैवस्वत का पुत्र था कुरुस। कुरुस ने ही कारुस वंश के रूप में कारुस देश की स्थापना की, जो वर्तमान में सोन नदी के पूर्व की ओर रीवा के आसपास के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, जो कारुस वंश है वो किस क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? जो कारुस वंश है वो किस क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? रीवा का जो पास का क्षेत्र है सोन नदी के किनारे, वहाँ पे कारुस देश की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, कारुस हमारे मध्य प्रदेश में ही है। वर्तमान बघेलखंड कारुस देश का अंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है।
कि जो कारोस है वो किस देश का अंग है, तो कारोस जो है बघेलखंड का अंग है। वर्तमान बघेलखंड जो है वो कारोस देश का ही अंग है। कौन सा? वर्तमान बघेलखंड कारोस देश का ही अंग था। अब ये अलग अलग ये डायग्राम इसलिए बनाया है कि ये पूछा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी जैसे कि विवस्वान सूर्य है, उनके 3 पुत्र हैं, एक यमराज हुआ, एक वैवस्वत मनु हुई, वो पुत्री यमुना हो गई, और फिर ये वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हो गए और एक पुत्री हो गई। कोरोस जो पुत्र था 9वें नंबर का, उसने कुरुस वंश की स्थापना की थी, और इक्ष्वाकु वंश जो भगवान राम का था, उन्होंने अयोध्या में स्थापना की थी। और अयोध्या यही इक्ष्वाकु का संबंध ही मध्य प्रदेश के मानधाता ओमकारेश्वर से है, ये भी ध्यान रखिएगा। इक्ष्वाकु वंश ये वैवस्वत मनु का ही पुत्र था इक्ष्वाकु। और कुरुस भी जिसने कारुस वंश की स्थापना की, कारुस देश बनाया जो कि वर्तमान बघेलखंड का हिस्सा है, वो कारुस ने की थी। आगे पढ़ते हैं। वैवस्वत मनु की पुत्री जो थी उनका नाम था इला। वैवस्वत मनु की पुत्री का नाम क्या था? इला, जिसका विवाह सोम से हुआ, इसी से चंद्रवंश की स्थापना हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वैवस्वत मनु की पुत्री का नाम क्या था? इला। इला का विवाह किससे हुआ? सोम चंद्र से हुआ। इसने कौन से वंश की स्थापना की? चंद्रवंश की स्थापना की। चंद्रवंश का जो आदि पुरुष था वो था पुरुरवा। कौन सा था? पुरुरवा था चंद्रवंश का आदि पुरुष। राजा पुरुरवा ने, अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ से फिर आ गया आपके मध्य प्रदेश का। राजा पुरुरवा ने मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, वर्तमान के बुंदेलखंड क्षेत्र में साम्राज्य का विस्तार किया। राजा पुरुरवा ने कहाँ पे विस्तार किया अपने साम्राज्य का? तो ये ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र मतलब वर्तमान का बुंदेलखंड। आपने मैप में देखा होगा बुंदेलखंड कहाँ है, ये हमारा जैसे मध्य प्रदेश का मैप है, और ये जो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? बुंदेलखंड कहलाता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो राजा पुरुरवा ने मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, वर्तमान के बुंदेलखंड क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अपने नाटक विक्रमोर्वशीयम में राजा पुरुना एवं इंद्र की अप्सरा उर्वशी का प्रणय प्रसंग का उल्लेख किया है। क्योंकि राजा पुरुरवा हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित थे, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कालिदास ने, एक सेकेंड, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कालिदास ने अपनी किस रचना में पुरुना और इंद्र की अप्सरा उर्वशी का प्रणय प्रसंग का उल्लेख किया है। जो राजा पुरुना थे उनका जो प्रणय प्रसंग था और इंद्र की अप्सरा उर्वशी के साथ था, जिसका वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने नाटक में किया है। अब हम राजा मानधाता के बारे में पढ़ेंगे। राजा मानधाता हमारे मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। आपने मानधाता नगरी खंडवा में सुना भी होगा। तो अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे मानधाता। कौन से वंश? ये आपको ध्यान रखना है कि मानधाता कौन से वंश के थे। तो मानधाता कौन से वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के थे। इक्ष्वाकु वंश कहाँ पे था? अयोध्या में था। इन्होंने मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में नर्मदा नदी के तट पर ओमकारेश्वर में भगवान महादेव की 12 वर्षों तक तपस्या की थी। चूँकि ये मध्य प्रदेश में तपस्या की थी, तो ये राजा मानधाता का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता ने मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में नर्मदा नदी के तट पर ओमकारेश्वर में भगवान महादेव की 12 वर्षों तक तपस्या की। कितने वर्ष तक? 12 वर्षों तक भगवान महादेव की तपस्या की राजा मानधाता ने। कहाँ पे की? मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में नर्मदा नदी के तट पर ओमकारेश्वर में। इसलिए ओमकारेश्वर में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसलिए ओमकारेश्वर में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ओमकारेश्वर क्षेत्र को मानधाता नगरी के रूप में भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र मानधाता नगरी कहलाता है। लोग मध्य प्रदेश का ओमकारेश्वर जो है वो मानधाता नगरी कहलाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र मानधाता नगरी के रूप में जाना जाता है? ओमकारेश्वर जो है मानधाता नगरी के रूप में जाना जाता है। वैदिक काल में काठी, जो कि नेमाड़ की जाति है, नेमाड़ क्षेत्र में वैदिक काल में काठी क्षेत्र में नागवंशी शासक वृषनाग का शासन था।
वैदिक काल में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिमाग में बिठा लीजिए कि वैदिक काल में किसका शासन था। तो वैदिक काल में निमाड़ में किसका शासन था? तो वैदिक काल में निमाड़ में नागवंशी शासक वृषनाग का शासन था। किसका था? वृषनाग का था। वृषनाग की पुत्री का नाम रेवा था। ये दोनों याद रखिए। रेवा के नाम से तो आपको याद ही आ गया होगा, हम नर्मदा नदी की बात कर रहे हैं। तो वैदिक काल में काठी क्षेत्र में नागवंशी शासक वृषनाग का शासन था और वृषनाग की पुत्री का नाम क्या था? वृषनाग की पुत्री का नाम रेवा था। कालांतर में मतलब बाद में नागवंशी वृषनाग का जो संघर्ष था वो गंधर्वों के साथ हुआ। आगे जाके जो राजा वृषनाग थे जो कि निमाड़ के शासक थे, जिनकी लड़की रेवा थी, उनका जो लड़ाई हुई थी वो किसके साथ हुई थी? गंधर्वों के साथ हुई थी। वृषनाग की सहायता के लिए इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने अपने पुत्र पुरुकुस को भेजा। वृषनाग की जो लड़ाई किससे हुई? गंधर्वों से हुई। वृषनाग कहाँ के शासक थे? तो वृषनाग निमाड़ के शासक थे और उनकी लड़ाई गंधर्वों के साथ हुई। तो गंधर्वों के साथ जब लड़ाई हो रही थी तो हाँ, वहाँ पे इक्ष्वाकु वंश का जो राजा थे, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे मांधाता, उन्होंने अपने पुत्र पुरुकुस को लड़ाई के बीच में भेजा कि जाओ लड़ाई को शांत करवा के आओ। पुरुकुस ने गंधर्वों को पराजित कर दिया। पुरुकुस ने क्या किया? गंधर्वों को पराजित कर दिया, जिससे खुश होकर वृषनाग ने अपनी पुत्री रेवा का विवाह पुरुकुस से कर दिया। अब ये रेवा कौन है? तो पुरुकुस ने ही रेवा का नाम क्या रख दिया? नर्मदा रख दिया। पुरुकुस ने ही रेवा का नाम क्या रखा? नर्मदा रख दिया। इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने एल मतलब चंद्रवंश की राजकुमारी बिंदुमती से भी विवाह किया। इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे मांधाता, उन्होंने किससे विवाह किया? बिंदुमती से किया। किससे किया? बिंदुमती से। इनके 3 पितृपुत्र हुए। कौन कौन से? तो पुरुकुस हुआ, अम्बरीश हुआ, मुचुकुंद तथा एक पुत्री कावेरी थी। याद रखिएगा, मांधाता ने किससे विवाह किया? मांधाता ने एल या चंद्रवंश की जो राजकुमारी थी बिंदुमती से विवाह किया। तो मांधाता का विवाह किससे हुआ? बिंदुमती से हुआ। इन दोनों के कौन कौन से पुत्र थे? तो एक तो पुरुकुस था, एक अम्बरीश थी और मुचुकुंद था और एक पुत्री कावेरी थी। पुरुकुस का आपने देखा अभी रेवा से विवाह हो गया। पुरुकुस ने निवाड़ क्षेत्र में शासन किया। निवाड़ के ही राजा की लड़की से ही उनका विवाह हुआ और उन्होंने वहीं उसी क्षेत्र में शासन किया। दूसरे जो पुत्र थे मुचुकुंद ने परियात्र पर्वत जो कि काकड़ावड़ी के नाम से जाना जाता है और ऋक्ष पर्वत जो कि अमरकंटक के नाम से जाना जाता है, तो ऋक्ष पर्वत और काकड़ावड़ी मतलब परियात्र पर्वत के प्रदेश को जीतकर नर्मदा के तट पर एक दुर्ग का निर्माण कराया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा के तट पर दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो आपको ध्यान रखना है, मुचुकुंद ने कराया था। किसने कराया? मुचुकुंद ने कराया था। अब आपसे पूछें कि राजा मुचुकुंद की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो राजा मुचुकुंद की गुफाएं हैं मुरैना जिले में। राजा मुचुकुंद की गुफाएं कहाँ पर हैं? राजा मुचुकुंद की गुफाएं मुरैना जिले में हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा कि राजा मुचुकुंद की गुफाएं कहाँ हैं? मुरैना जिले में। अब हम पढ़ते हैं राजा ययाति। तो चंद्रवंशी अयोध्या के राजा ययाति ने साम्राज्य विस्तार के रूप में 3000 से 2750 ईसा पूर्व में वर्तमान मध्य प्रदेश के मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र पर शासन किया। किसने किया? चंद्रवंशी अयोध्या के राजा ययाति ने। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ययाति ने कहाँ कहाँ पर शासन किया? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड पर। कब से कब तक किया? 3000 से 2750 ईसा पूर्व। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। इनसे क्या होगा कि आपको पूरे फैक्ट क्लियर होते जाएंगे। राजा जो ययाति थे उनकी 5 संतानें थीं। कौन कौन सी? यदु, तुर्वशु, अनु, द्रहु तथा पुरु। और ये सभी जो थे, जिनकी ये जो पूरे संतानें थीं, ये क्या कहलाए? आर्य कहलाए। राजा ययाति ने यदु को चरमवती मतलब चंबल, बैत्रवती मतलब बैतवा और सुक्तिमती मतलब केन का सिंचित क्षेत्र प्रदान किया। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रख लीजिएगा कि चंबल को पहले क्या बोला जाता था? चरमवती बोला जाता था। बेतवा को क्या बोला जाता था? बैत्रवती बोला जाता था। और केन को क्या बोला जाता था? सुक्तिमती बोला जाता था। तो राजा ययातु ने अपने पुत्रों को ये क्षेत्र दान किए। यदु को कौन सा दिया? चंबल वाला क्षेत्र। और बैत्रवती एवं सुक्तिमती का क्षेत्र मतलब यदु को 3 क्षेत्र दिए। एक तो चरमवती, बैत्रवती और सुक्तिमती। सुक्तिमती मतलब
केन, सुक्तिमती मतलब केन, और बैतवती मतलब बेतवा। यदु ने यदु वंश की स्थापना की। यदु ने कौन से वंश की स्थापना की? यदु वंश की स्थापना की। राजा ययाति ने अपने पुत्र तुर्वसु को रीवा का समीपवर्ती क्षेत्र मतलब बघेलखंड दिया। जैसे यदु को 3 क्षेत्र दिए, ऐसे पुत्र जो तुर्वसु था उसको रीवा का समीपवर्ती क्षेत्र मतलब वर्तमान बघेलखंड दिया। अब हम पढ़ते हैं राजा महेश्वत के बारे में। चंद्रवंश की हय्य वंश के राजा महेश्वत ने इक्ष्वाकु वंश के राजा जो थे मुचुकुंद को पराजित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि चंद्रवंश के हय्य वंश के राजा कौन थे? महेश्मत। महेश्मत ने किसको पराजित किया? अभी हमने पढ़ा है कि इक्ष्वाकु वंश के राजा थे मुचुकुंद। मुचुकुंद की गुफाएं मुरैना में हैं। तो इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे मुचुकुंद, उसको पराजित कर नर्मदा नदी के तट पर निर्मित दुर्ग जीत लिया। जो नर्मदा नदी के तट पर अभी दुर्ग बनाया था, अभी हमने पढ़ा था कि मुचुकुंद ने नर्मदा नदी के किनारे एक दुर्ग बनाया था, उसे राजा महेश्वत ने मुचुकुंद को पराजित करके छीन लिया। महिष्मती ने नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नगर बनाया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि महिष्मती ने जो महिष्मती नगर के तट किनारे एक नगर बनाया था वो किसको पराजित करके बनाया था? मुचुकुंद को पराजित करके बनाया था। मुचुकुंद कौन से वंश का शासक था? इक्ष्वाकु वंश का था। और ये जो महिष्मत थे वो किसके थे? चंद्रवंश के हय्य वंश के थे। अब हम पढ़ते हैं राजा कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन। कार्तिवीर्य जो सहस्त्रार्जुन थे वो हय्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कार्तिवीर्य जो सहस्त्रार्जुन थे वो कौन थे? हय्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसकी हजारों भुजाएं थीं। क्या थी? इसकी हजारों भुजाएं थीं कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन की। ये ध्यान रखिएगा दोनों फैक्ट। सबसे पहला कि ये हय्य वंश का प्रतापी राजा था, दूसरा इसकी हजारों भुजाएं थी। कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन ने नागवंशी शासकों को पराजित कर उन्हें निमाड़ क्षेत्र छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। कार्तिवीर्य जो सहस्त्रार्जुन थे उन्होंने क्या किया था? जो नागवंशी शासक थे, जो अभी मैंने आपको बताया था कि पुरुकुश ने विवाह किया था रेवा से, वृषनाग की लड़की थी रेवा, तो जब भी उन्होंने विवाह किया था पुरुकुश ने तो निमाड़ क्षेत्र उनके हिस्से में आ गया था। तो वही निमाड़ के क्षेत्र को जो कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन हैं उन्होंने, वो नागवंशी शासक थे, उनको पराजित किया और निमाड़ छोड़ने के लिए उनको विवश कर दिया था। कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन ने एक बार नर्मदा जी के वेग को रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन नर्मदा जी ने अपनी 1000 धाराओं में विभक्त होकर आगे बढ़ गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शासक ने नर्मदा जी के वेग को रोकने की कोशिश की। तो आपको ध्यान रखना है किसने की थी? कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन ने की थी। कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन ने एक बार लंकापति रावण को पराजित कर कैद भी कर लिया था। कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन के बारे में कहा जाता है एक बार तो उन्होंने नर्मदा के वेग को रोकने की कोशिश की थी और उन्होंने एक बार जो रावण था उसको भी कैद करने की कोशिश की थी। इस कारण ही महेश्वर के निकट नर्मदा नदी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात का निर्माण हुआ है। सहस्त्रधारा मतलब जो कि नर्मदा नदी सहस्त्रधाराओं में बढ़ गई थी, यही कारण है कि वहाँ पे सहस्त्रधारा जलप्रपात का निर्माण हुआ है। कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन ने ऋषि जमदाग्नि की कामधेनु गाय का भी अपहरण कर लिया था और बाद में इसकी हत्या कर दी थी। कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन ने क्या किया था कि जो ऋषि जमदाग्नि थे उनकी गाय थी कामधेनु, उसका अपहरण कर लिया था और उसकी हत्या भी कर दी थी। ऋषि जमदाग्नि जो थे वो भगवान परशुराम के पिता थे। जाना पाव में इनका आश्रम भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान परशुराम का आश्रम कहाँ पे था? तो जाना पाव में था। भगवान परशुराम ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया था। ये भी ध्यान रखिएगा कि किसने वध किया था कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन का? भगवान परशुराम ने किया था, क्योंकि उन्होंने उनके जो पिता थे जमदाग्नि उनको परेशान किया था। सो ये आज का वीडियो था। कल अगला जो वीडियो आएगा हमारा N8 सीरीज़ का N8 आएगा, तब हम और भी जो मध्य प्रदेश का सुना हुआ इतिहास है, अनुश्रुतिगम इतिहास है अवंती के बारे में, और 6वीं शताब्दी जनपद आ गए थे उनके बारे में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप ये मेरे इस प्रकार से नोट्स लेना चाहते हैं, वो डिटेल वाइज बहुत अच्छे से दिया हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि MPPSC मध्य प्रदेश का बहुत डीपली लेवल पूछ रही है इतिहास का, तो इसलिए मैं ये थ्योरी वाइज लेके आई हूँ कि ताकि आपको क्लियर होता जाए। और
वीडियो भी पढ़ा रही हूँ, आपके पास बुक रेट रहेगा और मैं पढ़ाती जाऊँगी तो आपको फैक्ट क्लियर होते जाएंगे। आज भी आपके बहुत सारे फैक्ट क्लियर हुए होंगे और आप ऐसे ही 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा मेरे चैनल पे और भी वीडियोस चल रहे हैं, जैसे एमपी की जिले वाइज स्टडी, पूरे ज़िलों को कवर करवा रही हूँ मैं। 7 ज़िले में कवर करवा चुकी हूँ, जिसमें चित्रात्मक प्रस्तुति के द्वारा ज़िले कवर करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा मेंस के लिए एम सीरीज़ चल रही है। इसके अलावा एक अनुच्छेद ट्रिक के लिए भी मैंने एक कोर्स बनाया है, जिसमें आपको पूरे अनुच्छेद ट्रिक द्वारा कवर करवा रही हूँ। तो वो अगर आपने नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाके जितने भी नए नए कोर्स हैं उनसे जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।